जय भीम इंडिया न्यूज में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मुंबई मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। सार्वजनिक रूप से हुए इस जल आंदोलन में महाविकास आघाड़ी सरकार का विरोध किया गया। साथ ही आंदोलन में बीजेपी विधायक मेहता और मीरा भाईंदर महानगर पालिका महापौर ज्योत्सना हर्ष ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक मीरा भाईंदर के लोगों को पानी का भंडार ज्यादा होने पर भी पानी की आपूर्ति नहीं करने देते हैं। इस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी का सार्वजनिक रूप से विरोध किया गया। देखिए, जैसे पानी के अंदर मैं भी विधायक था, सरकार में था, देवेंद्र फडणवीस जी को मिला, उन्होंने कोटा बढ़ा के दिया। उनकी सरकार है, सिर्फ सुभाष देसाई को फोन करके बोलना है कि भाई मीरा भाईंदर के पानी का निवारण कर दो, पानी बढ़ा दो, बात खत्म। आंदोलन की उनको जरूरत ही नहीं है। दूसरा, सरकार पानी सरकार देती है, मीरा भाईंदर में डैम है क्या? मीरा भाईंदर वितरण व्यवस्था करती है, सही पत्रकार जानते हैं, जनता जानती है। अगर पानी नहीं आएंगे तो हम देंगे कहाँ से? इसलिए उनका काम था कि उस सरकार के पास जाए। वो गए तो सरकार के पास निवेदन देने, नाटक करके पब्लिक को दिखाने के लिए आंदोलन यहाँ पे किया। ना उनको सरकार ने पूछा, ना नगर पालिका ने पूछा। इसलिए आज वो हमारे साथ आंदोलन में शरीक हो रहे और हमारे साथ में अधिकारी को जवाब मांगने आ रहे। ये महापालिका की लड़ाई नहीं है ना। महापालिका में होता तो हम सक्षम थे, हमारा पैसा लगता, टेक्निकल प्रॉब्लम होता। डैम हमारे पास नहीं है, डैम महाराष्ट्र सरकार के पास है ना, तो वहाँ से पानी का महापालिका में सत्ता किसकी भी वो ला नहीं सकता है। सरकार पानी देगी, वो हम पहुँचाएंगे। हम पहुँचाने में असफल है तो हमारी गलती। 1500 mld पानी कम आता है, मतलब रोज का करीबन 50 mld पानी, अगर 30 दिन का 50 mld कम आता है। ये 5 करोड़ लीटर पानी हमारा रोज का कहाँ जाता है? थाना महापालिका लेती है या मुंबई महापालिका? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि डैम के अंदर पूरा भरा हुआ पानी है और आज इस शहर के अंदर 6 महीने से पानी की दिक्कत चल रही है। इसके लिए जनता की आवाज़ थी, आम आदमी की आवाज़ थी, इसलिए भाजपा ने आंदोलन पुकारा था MIDC के खिलाफ। और हम यहाँ से MIDC जाने वाले थे वाघ नाम के अधिकारी को मिलने के लिए, लेकिन वाघ छुपा के यहाँ आके नगर पालिका कमिश्नर कैबिन में बैठ गया है, क्योंकि वहाँ उधर जाएंगे तो उससे ये हालत सहन नहीं होती, इसलिए यहाँ भाग के आया। मुझे खुशी इस बात की है कि शिवसेना भी आंदोलन कर रही है और उनको कोई वाघ तो क्या कुत्ता भी पूछने नहीं आया। और इसलिए आज महापौर के पास शिवसेना और कांग्रेस भी आ रही है कि हमको भी आपके आंदोलन में शामिल करो। मीरा भाईंदर पानी का हमें भी जवाब चाहिए, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया, उनको जवाब नहीं मिला, लेकिन हमारे महापौर और भाजपा को ये जवाब मिला है। इसलिए अब हम जा रहे हैं और अगर हमें न्याय नहीं मिला इस शहर का तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल फेसबुक लाइव के माध्यम से वापस बताऊँगा कि आंदोलन कब है हमारा, और अगर उचित बात करते, उचित निर्णय लेते तो हम उनकी बात मानेंगे, अन्यथा हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। शिवसेना ने आंदोलन किया था, पानी के माध्यम से मेहता का शक्ति प्रदर्शन है क्या? देखिए, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये पानी का आंदोलन है। और हमने जो किया था, मेरी बात सुनिए, सभी कांग्रेस ने भी किया, शिवसेना ने भी किया, तो क्या शक्ति प्रदर्शन था? ये मीरा भाईंदर की ज्वलंत समस्या थी पानी की, इसलिए आंदोलन हुआ। ये बात और है, हमें समर्थन मिला, उन्हें नहीं मिला, इसलिए आपको शक्ति प्रदर्शन लग रहा होगा। नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, लड़ाई है। महाराष्ट्र स्टेट NNF महानियोजन द्वारा 17वीं सम्मेलन का आयोजन नागपुर में होने जा रहा है। इस आयोजन के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु दर कम हो तथा स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। कॉन्फरन्स हॉटेल सेंटर पॉइंट रामदासपेठ इथे आहे 22, 23 आणि 24 तारखेला। त्यापैकी 22 तारखेला वर्कशॉप्स आहेत, निरनिराळे न्यूबॉर्न बेबीज किंवा नवजात शिशूंचे जे प्रॉब्लेम असतात त्यांना कसं डील करायचं या विषयावर 4 वेगवेगळ्या ठिकाणी हे 4 वर्कशॉप होतात आहे। त्याच्यातलं NRP निओनेटल रिससिटेशन प्रोग्रामचं TOT आपल्या इथे घेतलं जात आहे, ज्याच्यामध्ये डॉक्टर्सला ट्रेनर बनवणार आहे, सो दॅट ते बाहेर जाऊन निरनिराळ्या बालरोग तज्ञांना मार्गदर्शन करू शकतील आणि त्यांना ट्रेन करू शकतील। दुसरे वर्कशॉप जे आहे ॲडव्हान्स आणि व्हेंटिलेशनवर वर्कशॉप आहे। तिसरं क्वालिटी केअर मॅनेजमेंटवर वर्कशॉप आहे
आणि चौथं 2D इको कार्डिओग्राफी आणि अल्ट्रासोनोग्राफी याच्यावर चौथं वर्कशॉप आहे. 23 आणि 24ला जी कॉन्फरन्स आहे त्यामध्ये न्यूबॉर्न बेबीजचे, नवजात शिशूंचे निरनिराळे विषय जन्म घेण्यापूर्वी, जन्म घेत असताना आणि जन्म झाल्यानंतर 1 महिन्याच्या वयापर्यंत जे काय प्रॉब्लेम्स येतात, ज्यांनी त्या बालकांमध्ये निरनिराळे रोग संभवतात, त्यांचा मृत्यू होण्याची शक्यता असते किंवा त्यांना लॉंग टर्म कॉम्प्लिकेशन्स होण्याची शक्यता असते, या सगळ्या सब्जेक्ट्सला हँडल करण्यासाठी जे लेक्चर्स आणि पॅनल डिस्कशन्स आणि वर्कशॉप, डायलॉग, डिबेट्स होणार आहेत ते 23 आणि 24 तारखेला होणार आहे. 23 आणि 24 तारखेला सकाळी 8:30 ते 9 वाजतापासून सुरुवात होईल आणि 5 वाजेपर्यंत विविध कार्यक्रम चालतील. याच्यात युनिसेफ तर्फे एक सेशन आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि त्यावर युनिसेफचे जे भारतातले हेड आहेत मिस्टर विवेक सिंग ते उद्बोधन करणार आहेत त्या दिवशी. आणि निरनिराळ्या फील्डमधले IAPचे प्रमुख, नंतर NNFचे प्रेसिडेंट डॉक्टर रंजन पेजावर, डॉक्टर दिनेश तोमर, IAPचे सेक्रेटरी जनरल, नॅशनल सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बसवराज, हे डॉक्टर बोधनकर, मी, डॉक्टर वसंत खळदकर, हे लोक सगळे त्याच्यात सहभागी होणार आहे. त्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट इनॉग्युरल फंक्शन आहे 24 तारखेला रविवारी सेंटर पॉईंट इथे सकाळी 10 ते 11 माननीय नितीन गडकरी जी, आपले शिपिंग, रोड ट्रान्सपोर्ट, शिपिंग याचे माननीय केंद्रीय मंत्री, ते त्याचे प्रमुख पाहुणे आहेत. आणि बाकी या सगळ्या ज्या व्यक्ती मी तुम्हाला सांगितल्या त्या दिवशी इनॉग्युरल फंक्शनला, उद्घाटनाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहणार. वाले एक डॉक्टर PR डांगे ओरेशन, एक डॉक्टर DG गान ओरेशन और एक डॉक्टर सिमियन ईरानी ओरेशन के बारे में आप बताइए प्लीज. डॉक्टर सिमियन ईरानी ओरेशन महाराष्ट्र NNF का प्रेस्टिजियस ओरेशन है जो कि डॉक्टर राहुल वर्मा डिलीवर कर रहे हैं. हमारा PR डांगे ओरेशन जो कि एक 22 साल हो रहे हैं, 22 ईयर्स, 22 साल से हमारा ये ओरेशन हो रहा है. डॉक्टर PR डांगे ओरेशन, डॉक्टर PR डांगे नागपुर के पहले बाल रोग तज्ञ थे, उनके नाम से हो रहा है. ये ओरेशन डॉक्टर रंजन पेजावर जो कि नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट है, वो डिलीवर करेंगे. और संडे को जो DG गान, वो भी हमारे नागपुर के ही डॉक्टर थे, नागपुर IAP का ओरेशन है, वो प्रेस्टिजियस ओरेशन डिलीवर कर रहे हैं प्रसिद्ध बाल रोग तज्ञ नागपुर के डॉक्टर सतीश देव पुजारी. सो ये 3 ओरेशन ये कॉन्फ्रेंस में होने वाले हैं अलॉन्ग विथ ऑल द अदर साइंटिफिक प्रोग्राम. 1-1 घंटे के रहेंगे और पैरेलल रहेंगे. की डिलीवरी हो गई, बच्चा अपना वही लेडी डॉक्टर या दाई देखते थी, तो ये बच्चा आजकल पूरा पीडियाट्रिशियन ने जब तक देखा नहीं जाता कि बच्चा तंदुरुस्त है कि नहीं, देखते तो बहुत अच्छी बात है वो. और इसीलिए ये गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन मिलके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है, इसको बोलते हैं साथ-साथ. ये साथ-साथ में पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के संबंधित जो प्रॉब्लम थी कि बच्चा होने वाला है, इसलिए पीडियाट्रिशियन को पहले माहिती और गायनेकोलॉजिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं बच्चे के लिए, तो उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट को माहिती. ऐसा ये साथ-साथ का प्रोग्राम का एक सेशन हम रखने वाले हैं और दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन हैपनिंग इन नागपुर, कि जो कि कोई और ब्रांच की यानी गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन को साथ लेके, जिससे कारण तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो, ये हम लोग. पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम के खिलाफ राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया. केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव की पूर्व संध्या पर वादा किया था कि अगर बीजेपी सरकार आई तो हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, जिसके चलते राज्य में अब 100 रुपये प्रति लीटर डीजल और 110 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल कर दिया गया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम अगर कम नहीं किए गए तो वह भाजपा नेताओं के घर के सामने आंदोलन करेंगे, इस तरह की चेतावनी दी गई. मागच्या 7 वर्षापासून देशातले पंतप्रधान मोदीजी जेव्हापासून पंतप्रधान झाले त्यावेळेसपासून देशातील जनता महागाईच्या नावाच्या खालती, बेरोजगाराच्या नावाखालती भरडल्या जात आहे. ज्या पद्धतीने 100 रुपये डिझेल झालं, 120 रुपये पेट्रोल झालं,
ज्या सरकारनं खूप वादे केले होते की 15-15 लाख रुपये आम्ही तुम्हाला देऊ, पेट्रोल तुम्हाला 30 रुपये 40 रुपये देऊ, आणि त्याच सरकारने आज 1,200 रुपयापर्यंत पेट्रोल आणि 120 रुपये 100 रुपयापर्यंत डिझेल आणि 1000 रुपयाचा गॅस सिलेंडर केलं आहे। ह्या सरकारच्या निषेधार्थ आज आम्ही इथे सगळे जमलेलो आहोत। आणि आज ह्या येणाऱ्या काळामध्ये मोदी सरकारला बदलवल्याशिवाय इथं कोण जनतेला कुठलाही उपयोग नाही। मी आज युवक काँग्रेसने जो आज नारे निर्देशनाचा कार्यक्रम ठेवला, अशाच पद्धतीचा नागपूर शहरामध्ये पूर्ण सगळ्याच ठिकाणी आपण नारे निर्देशने करावे। जोपर्यंत मोदी सरकार जागे होत नाही, डिझेल पेट्रोलचे भाव कमी करत नाही, गॅसचे भाव कमी करत नाही, तोपर्यंत हे नारे निर्देशने चालू ठेवण्याचं काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करणार आहे। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल 110 रुपये के ऊपर चला गया, डीजल 104-105 रुपये हो गया, लेकिन केंद्र की सोई हुई मोदी सरकार जागने का काम ही नहीं कर रही है। इसलिए आज केंद्र सरकार को, ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, युवाओं को रोजगार नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला। युवाओं के हाथ में कटोरा देने का काम ये केंद्र सरकार ने किया है। इसलिए आज हम लोग सभी यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर भीख मांगो आंदोलन के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित है और आगे भी हम लोग यहाँ पर आंदोलन को तेज करेंगे। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, डीजल के दाम कम होना चाहिए, महंगाई को जल्दी से जल्दी इन्होंने केंद्र सरकार ने कंट्रोल में लाना चाहिए। ऐसी हमारी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की आज यहाँ पर मांगनी है। पिछले कुछ दिनों पूर्व हमारे राज्य सरकार जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार ने टैक्स को कम करने का काम महाविकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की जवाबदारी है। केंद्र सरकार ने जवाबदारी से भागना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने फ्रंट लाइन में आकर, जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी तब 50-55 रुपये का पेट्रोल का दाम हुआ करता था और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी हो या अन्य नेता हो सड़क पर उतर के आंदोलन करते थे। वे कहाँ आज बुर्खा ओढ़ के वहाँ पर छुप गए हैं। उनको ढूंढने की आवश्यकता है, उनको रास्ते पे लाकर उनसे सवाल पूछने की आवश्यकता है कि आप लोग अभी क्यों चुप बैठे हैं। हमारी यहाँ के जो खासदार है नितिन गडकरी जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, हमारे महापौर हो, हमारे बीजेपी के यहाँ जितने भी आमदार है, हमारी उन सबसे मांगनी है कि वो लोग कहाँ है, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे, पेट्रोल के ऊपर में क्यों नहीं बोलते, डीजल के ऊपर में क्यों नहीं बोल रहे, गैस के दाम बढ़ गए, वो लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं, वो लोग क्यों मौन है। ऐसे हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस का सवाल है कि उन्होंने जवाब देना चाहिए विषयों पर और हम लोग अभी उनके घर का भी घेराव करेंगे। उनके घर के सामने भी हम लोग जल्द से जल्द प्रदर्शन करने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बीजेपी द्वारा आंदोलन किया गया, जिसकी मुख्य वजह हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, उनके घरों को जलाया गया, साथ ही हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित भी किया गया। दिल दहलाने वाली यह बेशर्मनाक घटना बेहद निंदनीय है, जिसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वाशिम शहर के पाटनी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश हिंदुओंचा अन्याय थांबलाच पाहिजे, थांबलाच पाहिजे। बांग्लादेश हिंदुओंचा सन्मान में, हिंदू मैदान में जग पाहिजे, हिंदुओंचा अन्याय थांबलाच पाहिजे। गेल्या 8-10 दिवसापासून बांगलादेशातील हिंदूंवर अत्याचार सुरू आहेत। तिथले हिंदूंचे मंदिरं उद्ध्वस्त करण्यात आले, तिथल्या महिलांवर अत्याचार करण्यात आलेले आहेत, तिथल्या लोकांना बेघर करण्यात आलेले आहे। तर माझी बांगलादेशला अशी मागणी आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं, विश्व हिंदू परिषदच्या वतीनं आज आम्ही इथे आंदोलन करत आहे आणि हे आंदोलन आम्ही प्रतिकात्मक करत आहे। परंतु जर आमचा आवाज आताही बांगलादेश सरकारनं ऐकला नाही तर हे आंदोलनाचं स्वरूप आम्ही मोर्चात बदलू आणि फार मोठा मोर्चा या वाशिम जिल्ह्यामध्ये आम्ही हिंदू समाजाचा काढू। आणि त्याही पलीकडे मला आज इथे सांगायचं आहे की जितके बांगलादेशामध्ये मुसलमान राहतात त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं मुसलमान या देशामध्ये, भारत देशामध्ये राहतात। आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कायद्यानुसार आम्ही सगळ्यांना समान न्याय देतो। माझी विनंती आहे की बांगलादेशमध्ये जर कायदे नसतील तर त्यांनी हे कायदे तयार करावे आणि बांगलादेशामध्ये हिंदूंवर अन्याय होता कामा नये। कारण बांगलादेशाच्या मुस्लिमांना किंवा तिथल्या लोकांना मी कळवू इच्छितो की त्यापेक्षा जास्त मुसलमान या देशामध्ये राहतात। उद्या जर इथल्या हिंदूंनी अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत आणि त्यांच्या मतीच्या बाबतीत जर हा निर्णय घेतला तर हे बांगलादेशाला मागात पडेल, हे सुद्धा ठणकावून आज या प्रसंगी सांगतो। आणि हे
याच्यानंतर जर इंदोरचे अंधे थांबले नाही तर आम्ही नक्की याच्यापेक्षा मोठा मोर्चा काढू आणि सगळे हिंदू एकत्र येऊन आम्ही बांग्लादेशांना जागृत करू। जय भीम मीडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है। पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्धनगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 992206 7896 73855 19190 705 705 0633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी, हमारी कोई भी शाखा नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए नागपुर से पारडी कलमना रोड पर जाने वाले निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया। साथ ही भाजपा के खिलाफ नारेबाजी और दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। भ्रष्टाचार बंद करो, काम करो, काम करो, ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो। नितिन गडकरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृष्णा खोपड़े होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृष्णा खोपड़े होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईमानदारी से काम करो। नागपूरला खूप सगळे फ्लायओव्हर आणि मेट्रोचं काम चालू आहे, परंतु काल जो हा ब्रिज पडला आहे यामुळे दिसून आलं की सगळ्या पुलांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं हे उदाहरण आहे। जर नागपूर शहरातील सगळेच पूल असे बनले असतील ज्यामध्ये क्वालिटी मेंटेन केली गेली नसेल तर हे भविष्यात केव्हाही मोठे ॲक्सिडेंट होऊ शकतात, मोठे अपघात होऊन नागपुरातल्या जनतेचा याखाली मृत्यू होऊ शकते, अनेक लोकांना इजा होऊ शकतात। म्हणून आज आम्ही इथे जमलो आहोत आणि गडकरी साहेबांना सुद्धा विनंती आहे की आपण सगळ्या पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं आणि आपणापासून सगळे जे काही लोक या भ्रष्टाचाराच्या याच्यामध्ये लिप्त असतील सगळ्यांना सजा झाली पाहिजे। कारण की हा जनतेच्या टॅक्समधून आलेला पैसा आहे, जनतेचा पैसा आहे, हा बाहेरून आलेला पैसा नाही। नागपूरच्या जनतेला आता मूर्ख बनवणे बंद करायला पाहिजे आणि मग यामध्ये जर आमदार कृष्णा खोपडे दोषी असतील, दयाशंकर तिवारी दोषी असतील किंवा स्वतः गडकरी साहेब दोषी असतील, सगळ्यांवर कारवाई व्हावी किंवा NHIचे जे अधिकारी आहेत, डायरेक्टर आहेत, ते जर दोषी असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला पाहिजे। हीच आज आम्ही इथे मागणी करतो। लग रहा है कि कितना इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। आप अगर खाली आंखों से भी देखेंगे तो जहाँ पे बेस पे सॉकअप पे जो बेस आना चाहिए वो सही जगह नहीं दिख रहा है, जिसके कारण इस तरह की हादसा हुई। और ये 5 साल से ब्रिज बन रहा है, मतलब 5 साल में भी अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और साथ में जो दोषी अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता का पैसा का सदुपयोग हो सके और भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घटे।
लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते उप जिला अस्पताल अचलपुर में मौत का साया मंडरा रहा है। अचलपुर शहर, परतवाड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक इलाज के लिए अचलपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती होते हैं। हालांकि इस स्थान पर स्थित लोक निर्माण विभाग द्वारा शासकीय उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद अचलपुर अस्पताल की अत्यंत जर्जर स्थिति पाई गई। 21 अक्टूबर को शहर में हुए अचानक दंगे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुल्ढाना शहर के कारंजा चौक, जनता चौक, जयस्तंभ चौक समेत अन्य चौक तक रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक ले जाया गया। रूट मार्च में शामिल डिप्टी कमांडो शहनिवास के नेतृत्व में निकाला गया, जिसे साल में 2 बार निकाला जाता है। मुंबई से आकर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम बुल्ढाना शहर के सभी हिस्सों का निरीक्षण भी करती है। ये रैपिड एक्शन फोर्स 102 आरएफ की फोर्स है। इसमें हम जो भी हाइपर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, इसकी साल में 2 बार हम फेमेक्स एक्सरसाइज एक रिहर्सल करते हैं ड्यूटी के लिए, कि कभी भी हमें जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, कम्युनल कोई इशू होता है या कोई क्राउड कंट्रोल की लैंड ऑर्डर के इशू आते हैं, तो हम जब यहाँ डिप्लॉयड हैं तो हम कैसे इन चीज़ों को अच्छी तरह से इफेक्टिवली टैकल कर सकें और सही काम सही समय पर कर सकें। इसलिए जो है कि साल में 2 बार कम से कम हमें आते हैं। इसी क्रम में ये अल्फ़ा 102 कंपनी मुंबई से यहाँ आई है और हमने यहाँ पे सारे एरिया को देखा, लोगों से मिला, समझा, रूट देखा और क्या यहाँ पे टोपोग्राफी क्या है, जियोग्राफी क्या है, ये सारा उस फोर्स का वाकफियत हुआ। थैंक यू। आमदार कृष्णा खोपड़े द्वारा पारडी कलमना ब्रिज को लेकर लोगों के मन में राज्य के प्रति षड्यंत्र फैलाने का आरोप लगाया गया है। जिस तरह स्मार्ट सिटी को बदनाम किया गया, उसी तरह पारडी रोड पर स्थित ब्रिज के ध्वस्त होने के बाद लोगों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए गए। इस तरह की घटना को लेकर जनता का समर्थन नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी मान्यता जाहिर की है। पारडी ब्रिजच्या कळमना रोडवर 2 दिवस अगोदर रात्री लगभग 9:15 ते 9:30च्या दरम्यान या ब्रिजच्या दोन्ही पिल्लरमधला अंदाजे 100 फुटाचा हा ब्रिजचा भाग खाली पडला आणि त्यामुळे या भागामध्ये या ब्रिजच्या कामावर सुद्धा शंका निर्माण झाली आहे। हा ब्रिज गडकरी साहेब जेव्हा केंद्रामध्ये मंत्री झाले त्यावेळी देशामध्ये कोणता पहिला ब्रिज अगर मान्यता भेटली असेल तर आपल्या या पारडी ब्रिजला मान्यता भेटली। हा देशातला नाही तर वर्ल्डमधला हा 4ही दिशेने घुमणारा हा ब्रिज आहे आणि म्हणून झालेली ही दुर्दैवी घटना याचं कोणीही समर्थन करू शकत नाही। ज्या दिवशी घटना घडली मी मुंबईमध्ये रेल्वेमध्ये होतो, मुंबईकडे निघालो होतो। मला जसं फोन आला तसं मी सगळ्या NHIच्या अधिकाऱ्याला, GDCLचे जे कोणी अधिकारी असेल त्यांना आणि गडकरी साहेबाला सुद्धा तातडीने याची माहिती दिली। गडकरी साहेबांनी ताबडतोब याची दखल घेतली आणि केंद्रीय NHIच्या वतीने लगातार 2 दिवसापासून दिल्लीवरून अधिकारी येत आहे, आज भी अधिकारी आले आहे। या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय जांच सुरू आहे। NHIचे प्रमुख अग्रवालजी आणि VNIT तर्फे भी सुद्धा याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहे आणि याच्यामध्ये जो कोणी याच्यामध्ये
या ब्रिजच्या याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम ज्यांनी उभे केले असेल त्याच्यावर निश्चित स्वरूपात कारवाई होणार आहे. परंतु या 2 दिवसामध्ये काही लोकांनी राजकीय षडयंत्र रचण्याचे काम केलं. जे लोक कधीच कामं करत नाही, ज्या लोकांनी कधीच प्रोजेक्ट या शहरामध्ये आणले नाही, ज्यांनी विकासाचे कामंसुद्धा या शहरामध्ये केले नाही, असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे काही चुकमुक कार्यकर्ते ते लगातार या ब्रिजला, जसं स्मार्ट सिटीला या लोकांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, तसे या पारडी ब्रिजला बी यांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून एनसीपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे जब कोरोना काल में पूरी फिल्म इंडस्ट्री मालदीव दुबई में थी. समीर वानखेड़े के परिवार के सदस्यों के साथ नवाब मलिक द्वारा कुछ तस्वीरें शेयर की गई है. साथ ही वसूली मालदीव में की गई थी, इस तरह का बयान दिया. कंट्रोल ब्यूरो के जरिए सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया. आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई. आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया. रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से. दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई. कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया. और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी. अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा समीर वानखेड़े को. हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी. क्या कारण था वो वहाँ गए. हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे. आज के समाचार यही समाप्त होते हैं. आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़.